जी, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्री बीसी खंडूरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टमटा जी, सांसद महारानी गांधी लक्ष्मी, केंद्रीय प्रवक्ता श्री अनिल बलूनी जी, पूर्व सांसद और घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट समिति के चेयरमैन श्री बच्चे सिंह रावत जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी और अन्य सभी नेतृत्व। अब आपका कार्यक्रम प्रारंभ होता है और मैं अपने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत भाषण करें। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी हमारे आज के मुख्य अतिथि और केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय अजय भट्ट जी से कि वे कार्यक्रम का संचालन आगे करें। को देना है पहले। पत्रकार मित्रों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारत ही नहीं विश्व के जो प्रमुख राजनेता और विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, विभिन्न मामलों के ज्ञाता, कानून के वरिष्ठतम ज्ञाताओं में से हैं, वो आज हमारे प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर जारी करेंगे। मैं माननीय अरुण जेटली जी, जो हम सब के नेता हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में कटौती करके उत्तराखंड को इतना अधिक समय दिया है। इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट हमारे बच्चे सिंह रावत जी, जो पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने उनके अध्यक्षता में एक टीम ने इसको बनाया है और सभी लोगों ने उसका अध्ययन करने के बाद माननीय नड्डा जी, जो अभी हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, माननीय खंडूरी जी, वरिष्ठतम नेताओं में से हमारे यहाँ पर सांसद हैं, माननीय प्रभारी जी, आप सब उनको जानते हैं, श्याम जाजू जी हमारा मार्गदर्शन लगातार कर रहे हैं, माननीय रमेश पोखरियाल जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं खंडूरी जी के तरफ से ही, वो यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पोखरियाल जी, और साथ में अजय टमटा जी, सांसद जो अल्मोड़ा के हैं, वो यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबका स्वागत है। महारानी जी, सांसद टिहरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी जी, हमारे महामंत्रीगण, हमारे प्रवक्तागण, और हमारे खुशी की बात है कि अभी अभी हमको तीरथ जी सूचना मिली है, घोषणा केंद्र से हो गई है कि तीरथ जी को राष्ट्रीय मंत्री के रूप में आज सम्मानित किया गया है। बड़ा दायित्व दिया है। हमारे बीच में है तीरथ सिंह रावत जी, और जो मुझसे पहले यहाँ के अध्यक्ष थे वो भी हमारे बीच में हैं। सभी लोग हमारे बीच में हैं, नरेश जी से लेकर हमारे मीडिया के सारे साथी। मैं अधिक लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय भी बचाऊंगा।
मैं फिर माननीय वित्त मंत्री जी अपना संबोधन आपके बीच में करें। उससे पहले हल्का सा दृष्टिपात मैं विजन डॉक्यूमेंट पे डालना चाहता हूं। हमने यहाँ इस प्रदेश को किस तरह से एक विकसित प्रदेश और उन्नत प्रदेश बनाया जा सकता है, उसका पूरा ध्यान रखा है कि अनावश्यक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र हो, वादे करें फिर मुकर जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी नहीं है, नीति भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का निर्माण किया है, इसलिए युवा नीति क्या होगी, पर्यटन नीति क्या होगी, माताओं बहनों की महिला नीति क्या होगी, राजधानी का विषय क्या होगा, कनेक्टिविटी क्या होगी, आपदाओं का हमारा प्रदेश है उसके बारे में हमारा विजन क्या होगा। मजाक सी भी लगती होगी पर आपको नहीं लगेगी, क्योंकि जानवर, जंगली सुअर और बंदरों ने कई गांव चौपट कर दिए हैं, लोग छोड़ के चले गए हैं बुरी तरह से। उसके बारे में हमारी नीति क्या होगी, बेरोजगारी को हम किस तरह से थामेंगे, पहाड़ की जवानी और पानी को कैसे हम रोकेंगे, ये तमाम चीजों पर एक दृष्टिपात किया है, जिसके लिए हम सतत प्रयत्नशील भी रहते हैं। माननीय जेटली जी बोले, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि एक गीत, एकल गीत उनके सामने माननीय बच्चे सिंह रावत जी, जिन्होंने इसके अध्यक्ष थे हमारे विजन डॉक्यूमेंट के, माफ करिएगा, वो इस पर एक दृष्टिपात डालेंगे। बहुत मेहनत करी है, बहुत विद्वान, और मुझे एक कमेटी में गया था जिसमें इंडस्ट्रिस्ट, साइंटिस्ट, कोई एडवोकेट्स, कानून के ज्ञाता, एक से एक किसी को आपने नहीं छोड़ा। बहुत मेहनत करने के बाद हर दृष्टि से एक संपूर्ण परिपत्र आज जारी कर रहे हैं, और उसके बारे में आप अपना जो मेहनत करी है, लगन करी है, उसके बारे में सब हम लोगों को बताएंगे। माननीय बच्चे सिंह रावत जी हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व में जो रहे। आज कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और बहुत ही जिनका अभी वर्तमान में अभी तो हर एक क्रांतिकारी निर्णय रहे हैं, लेकिन अभी जो बजट है की सारे मीडिया जगत ने भी उसकी सराहना की है। और ऐसे हमारे सर्वोत्तम वित्त मंत्री के रूप में हमारे बीच उपस्थित आपने अरुण जेटली जी, प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय भट्टी, और परिचय आगे में केवल इतना कहूँगा, निश्चित जी है, जादू जी है, उदर जी है, और फिर देवर साहब है, खंडूरी जी, फिर अजय प्रसाद जी, और माला लक्ष्मी शाह जी, और हमारे बलूदी जी, और सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर हैं, सभी पत्रकार मित्रों, बड़ी विषय है कि हम आज वो अवसर आया, वो घड़ी आ गई जब जैसे बजट आपका बिल्कुल उतने दिन कमरे में बंद रहता था, वैसे हमारा घोषणा पत्र भी बिल्कुल बंद था। आज का विमोचन होगा, सार्वजनिक हो जाएगा, आपको भी प्रतिलिपि मिलेगी। हर एक के लिए कुछ न कुछ है, कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका छूटा नहीं है जिसको छुआ न गया। मुख्य रूप से संतुलित और समग्र विकास प्रदेश का हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ और भारतवर्षीय शासन और प्रशासन और समस्त वर्गों का कल्याण। जब जंगल जमीन की अक्सर चर्चा होती है जीव समाज का उत्तराखंड और विशेषकर, उसके साथ हमने और जोड़ा है जल और जीव। अभी से भी किया, कैसे संतुलन होगा, कैसे संरक्षण होगा, कैसे उत्थान होगा, योजना
चुनाव में जाते हुए मैंने केवल इतना जानकारी थी कि मेरे इस कार्य में मेरे सहयोगी रहे डॉक्टर बालेश्वर भारत जी सर संयोजक थे और कैनल संधा जी डॉक्टर पाल दोनों सर संयोजक रहे सचिव माते अजय बहुत मेहनत उन्होंने की। अजय जी ने शाम को उनकी घर बोला थी सभी ने कही। तो आज का विमोचन होकर के हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, सरकार भी बनेगी आपको आश्वस्त करते हुए अपनी बात पे विराम दे रहा हूँ। आपका पुनः स्वागत और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्ची सिंह जी। अब मैं माननीय श्री अरुण जेटली जी, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री और हमारे राष्ट्रीय नेता, इनसे अनुरोध करेंगे कि वे कृपया प्रेस को संबोधित करें। माननीय श्री अरुण जेटली। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जो दो पर्यवेक्षक हैं, नड्डा जी और श्री श्याम जाजू जी, इनकी मौजूदगी में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के मध्य में 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का जो विजन डॉक्यूमेंट है, दृष्टि पत्र है, उसका हम लोग विमोचन करने वाले हैं। राज्य को बने लगभग 16 वर्ष के करीब हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गर्व है कि बहुत लंबे अरसे से जो इस राज्य की जनता की एक उम्मीद थी, अलग राज्य बनाना, जो किसी न किसी कारण से टलती आ रही थी। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उस उम्मीद को हम लोगों ने पूरा किया था और आज हम ये मानते हैं कि एक खुशहाली का ये राज्य बने, एक विकसित राज्य ये बने, ये भारतीय जनता पार्टी की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहले भी यहां हमें सरकार चलाने का अवसर मिला है और हमें विश्वास है कि 2017 के चुनाव में एक बार फिर 2017 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनेगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र की सरकार का विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का देश को बहुत तेजी से विकास की दिशा में ले जाने का एक संकल्प है। केंद्र और राज्य जब मिलकर काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि राज्य में भी प्रगति और तेजी से होती है। हमारे देश के जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें दोनों के अधिकार क्षेत्र, दोनों की जिम्मेवारियां स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। लेकिन किसी भी राज्य का विकास हो, ये एक प्रकार से दोनों की संयुक्त जिम्मेवारी रहती है।
देश की सुरक्षा, देश में कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां केंद्र की पहल से होती हैं, लेकिन राज्य के भीतर तेजी से गरीबी समाप्त हो, राज्य का तेजी से विकास हो, इसमें राज्य की कई योजनाएं होती हैं जिसकी पहल होती है। और इस पहल के लिए किसी भी राज्य में यह बहुत आवश्यक होता है कि उस राज्य में स्थायी राजनीति हो और स्थायी सरकार हो। पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा कि ना यहां की राजनीति बहुत स्थिर थी और सरकार भी बहुत स्थिर नहीं थी, और इसलिए जो प्राथमिकता एक अच्छे शासन और विकास की दृष्टि से होनी चाहिए थी, वो प्राथमिकता नहीं रही। विवाद ज्यादा रहे, विकास जो फ्रंट सीट पे होना चाहिए था वो नहीं रहा। और इसलिए बच्ची सिंह जी ने की अध्यक्षता में जो दृष्टि पत्र बना है, विजन डॉक्यूमेंट बना है, ये एक स्वच्छ प्रशासन देने वाला और जनहित की योजनाएं लागू करने वाला एक कार्यक्रम है। कई लोग विश्लेषण करते वक्त ये सोचते हैं कि ऐसे दृष्टिपत्र में या मैनिफेस्टो में कुछ चीजें केवल लोकप्रियता के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य सरकार का ये धर्म और दायित्व होता है कि आज जब समाज तेजी से प्रगति करता है, सरकारों के पास साधन बढ़ते हैं, तो उन साधनों के माध्यम से जन सुविधा भी दे और गरीबी को समाप्त करने का प्रयास भी करे। तो जब कोई जन सुविधा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होता है, उसमें एक उद्देश्य यह भी रहता है कि जो समाज में सबसे वंचित हैं, शासन अपने साधन वहां तक पहुंचाए। एक कई बार विषय आता है, मैं इसलिए आप पूछे इससे पहले स्पष्ट कर दूं, केंद्र से जो सहायता राज्यों को मिलती है, इसमें कहीं केंद्र सरकार की कोई मनमानी नहीं होती। ये संवैधानिक दायित्व होता है। जो साधन टैक्सेस के माध्यम से राज्य इकट्ठा करता है वो राज्य के होते हैं। जो केंद्र इकट्ठा करता है उसमें से 42% फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक राज्य को जाते हैं। उसमें 1 रुपया ज्यादा नहीं मिल सकता, 1 रुपया कम नहीं मिल सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अवार्ड होता है। तो जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुझे नहीं मिला, वो एक बार संविधान को पढ़ लें, 14वें वित्त आयोग को पढ़ लें। कांग्रेस के जमाने में 32% मिलता था, मोदी जी की सरकार में 42% मिलता है, 10% ज्यादा मिलता है। और ये वित्त आयोग का फैसला है, और ये कोई नहीं कह सकता जो वित्त आयोग ने फैसला किया वो नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उसका अलग से मिलता है। हम लोग ये मानते हैं कि इन तमाम साधनों के माध्यम से उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें एक क्षेत्र उत्तराखंड का ऐसा है जिसमें उद्योग की भी बहुत बड़ी व्यवस्था और गुंजाइश है। उत्तराखंड में पर्यटन का पूरे राज्य में, जहां प्रकृति की इतनी बड़ी देन है, उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। उत्तराखंड में जहां देश की बहुत अच्छी
शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एक बहुत बड़ा शिक्षा का हब और केंद्र बनने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल केवल देहरादून तक सीमित नहीं है, ये अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। और इसलिए उत्तराखंड पहाड़ का राज्य होते हुए भी यहां पहाड़ भी और प्लेन भी, पर्यटन भी और उद्योग भी और ह्यूमन रिसोर्स भी, और उसमें अगर शासन अच्छा चलता है तो शासन के माध्यम से उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना या जनता तक शासन की ओर से सुविधाएं पहुंचना, जो गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनके संबंध में इस दृष्टिपत्र आपको मिलेगा। कई योजनाओं की इन्होंने कल्पना की है, उन तक पहुंचना, और इसलिए वो सुविधाएं पहुंचाकर जो वंचित हैं उनके स्तर को और ऊपर करना इस दृष्टिपत्र का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और एक बात मैं कह दूं कि एक बुनियादी अंतर कांग्रेस की पिछली सरकार और जो आने वाले कल में संभावना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसमें है, जो पिछली यूपीए की सरकार और मोदी जी की सरकार के बीच में अंतर है। केवल ये काम करने वाली सरकार होगी इतना नहीं है। 10 वर्ष जैसे स्कैम और स्कैंडल की सरकार दिल्ली में चली और उसकी तुलना में एक स्वच्छ सरकार पिछले 2.5-3 साल से चल रही है। ये हम लोगों की जनता के सामने स्पष्ट एक वायदा है कि एक ईमानदार सरकार जो कि जनता के प्रति समर्पित होगी, इस दृष्टिपत्र को लागू करने के लिए और केंद्र और राज्य मिलकर अपने साधनों के माध्यम से उत्तराखंड का और विकास करेंगे, ये सरकार पूरा प्रयास करेगी। मुझे केवल इतना ही कहना था, बाकी जो आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर देंगे। इस दृष्टिपत्र को अभी आपके प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो उससे पहले जो माननीय जेटली जी से मंचस्थ सभी नेतृत्व से अनुरोध करूंगा कि वे एक दृष्टिपत्र का विमोचन करने थोड़ा पीछे हो जाओ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। राज्य के प्रश्नों का माइक देंगे वैसे चलिए मैं वैसे पूछ देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने दृष्टिपत्र जारी किया, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार नहीं बनती है तो क्या ये विजन ऐसे ही रहेगा या फिर ये विजन सिर्फ चुनावी रहेगा? देखिए, दृष्टिपत्र हम जारी कर रहे हैं पूरे इस विश्वास के साथ कि सरकार बनने वाली है, और जितनी भी संभावनाएं और आकलन चुनाव के स्पष्ट रूप से आ रहे हैं, मैं इसकी स्पष्ट संभावना देखता हूं। सरकारें राज्य की अपना, वैसे मैंने कहा, दायित्व निभाती हैं। जो केंद्र सरकार का दायित्व है वो तो पूरे देश के प्रति, जिसमें हर राज्य आता है, किसी की भी सरकार हो, वो अपना निभाती रहेगी। दूसरा सवाल ये है
दूसरा सवाल ये है कि आपने उत्तराखंड में लोकसभा के 100% रिजल्ट जनता ने दिए। आप लोगों ने जो मंत्री बनाया है, कपड़ा मंत्रालय दिया है उत्तराखंड में, जिसका कहीं दूर दूर तक उसमें संभावनाएं नजर नहीं है। देखिए, लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं और जो उनको जिम्मेवारी होती है, वो प्रधानमंत्री जी का अधिकार होता है, वो पूरे देश के प्रति होती है। और इसलिए ये कहना कि केंद्र का मंत्री केवल एक राज्य स्पेसिफिक के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा सा व्यवस्था कैसे चलती है देश की। मैं अगर एक राज्य से चुना गया हूं तो क्या वित्त की जिम्मेवारी मेरी केवल उस राज्य के प्रति है? ये क्या प्रश्न है? सर मेरा सवाल है, बजट हमेशा फरवरी एंड में होता है, लेकिन इस बार चुनावी माहौल को देखते हुए पहले घोषणा करनी है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जनवरी 2016 में सेक्रेटरीज कमेटी की रिपोर्ट थी कि बजट डेट एडवांस करनी चाहिए, और ये निर्णय 6 महीने पहले ले लिया गया था, जब चुनाव की डेट्स की कोई जानकारी नहीं थी। और इसके पीछे कारण ये था कि बजट जब फरवरी के एंड में पास होता है और फाइनेंस बिल मई के महीने में पास होता है, तो जो राज्यों को पैसा पहुंचता है, जब जून के महीने में पहुंचता है, तब तक बरसात शुरू हो जाती है। और इसलिए तीसरे और चौथे क्वार्टर में खर्चा होता था, पहले और दूसरे क्वार्टर में नहीं होता था। और रिकमेंडेशन का आधार ये था कि पहली फरवरी को बजट पेश करके फरवरी में पास किया जाए और फाइनेंस बिल मार्च में पास कर दिया जाए, ताकि 1 अप्रैल से ही खर्चा आरंभ हो सके। सर मेरा एक सवाल है सर। Well, whatever proposals I have already made that. Every budget has increased taxes. This is the first time in independent India that a budget has reduced taxes. सर आपने भी कहा है कि जो केंद्र जो सहायता देता है राज्यों को, उसमें मनमानी नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू संवैधानिक जो दायित्व होते हैं। लेकिन सर यहाँ की जो सरकार है 5 साल चल रही है, उसमें लगातार वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्तराखंड को नुकसान हुआ है, ये आपने भी माना है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वित्त आयोग तो यूपीए की सरकार ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी बनाकर गए थे, हमने नहीं बनाया था। उस वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होती है, उसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं होती। और वित्त आयोग का यह कहना था कि केंद्र अपने टैक्सेस के हिस्से में से 42% राज्यों को दे, पहले 32 देता था, 10% बढ़ाया है, पूरे हर राज्य का बढ़ा है। और इसलिए केंद्र भी अपनी उस जिम्मेवारी को पूरा निभाता है। केंद्र के पास कोई सरप्लस डिस्क्रिशनरी पैसा नहीं होता। जितना पैसा होता है बजट के मुताबिक एलोकेटेड होता है। जो राज्य का हिस्सा होता है वो राज्य को जाता है, उसके अलावा जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं वो राज्य को जाती हैं। और उत्तराखंड हिल स्टेट होने की वजह से केंद्रीय स्कीमों में केंद्र का हिस्सा ज्यादा रहता है, 90-10 रहता है। और इसलिए अपनी विफलता को छिपाने के लिए किसी भी मुख्यमंत्री का यह औचित्य नहीं है कहने का कि मुझे कम मिलता है, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अवार्ड विच हैज टू बी ऑनर्ड। इट्स बाइंडिंग ऑन बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। सर, मिस्टर अहमद की डेथ हुई, उसके बाद भी बजट पेश किया गया, क्या उसको आगे बढ़ाया जा सकता था बजट? देखिए, इस पे स्पीकर ने अपनी रूलिंग स्पष्ट दे दी है, और बजट की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। 2 बार पहले भी 1954 और 1974 में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया जो है वो रुकती नहीं है, और इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के बाद अगले दिन की छुट्टी घोषित भी कर दी गई। स्पीकर की रूलिंग है, मुझे लगता है इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। सर आपने कहा था कि पिछले सरकार उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से स्थिर सरकार नहीं थी। आपका इशारा 2007 से स्थिर सरकार का है कि 2012 से? मेरा 2012 से है।
तो 2007 में भी 2 सर एक बड़ा सवाल है, आपने जो आज दृष्टि पत्र जारी किया इसमें जो बात राजधानी को लेकर के लिखी गई है वो बात तो मुख्यमंत्री हरीश रावत हर बार करते हैं। अजय भट्ट बैठे हुए ये लगातार ही कहते थे कि हम उसको राजधानी घोषित करेंगे। देखिए, मैं बार बार ये कहता था कि विधानसभा में हमने एक संकल्प पास किया है और उस संकल्प के आधार पर हम राजधानी का निर्माण करेंगे। मुझे लगता है मेरे मित्रों ने कभी वो संकल्प पढ़ा नहीं है, जिसको कि कांग्रेस की सरकार ने 40 के मुकाबले 30 थे, 40 उनके थे, गिरा दिया था। वो यही थी बात जो मैं बार बार कहता था, आप विधानसभा में निकालिए, उसे पढ़िएगा। हमने ये कह दिया, कांग्रेस कुछ कहने की हिम्मत तो करे। कांग्रेस ने तो हिम्मत ही नहीं करी, ये हमने हिम्मत करी है कहने की। यही बात तो वो भी कहते हैं कि हम वहाँ पे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। नहीं, हमने कहा ना कि हमारा तो संकल्प विधानसभा के अंदर है। बेहतर होता, मैं इतनी बार चिल्लाता था कि हमारे हरिद्वार के विधायक ने संकल्प रखा, 2 घंटे तक बहस हुई, बहस के बाद हमारे संकल्प को गिरा दिया। ये हमारा प्राथमिक प्रयास था उस समय। अगर उस दिन उसमें सब बहुमत से दे देते तो निर्णय हो जाता। तो कृपया आप हमारे संकल्प को जरूर पढ़ लें। मंत्री जी, आपने एक राजनीतिक अस्थिरता की बात की है राज्य में। पिछले 16 साल में 8 मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड में, जिसमें से 5 बीजेपी के रहे हैं। तो आगे क्या रहेगा आपका? बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा आगे भी। मैक्सिमम जो बीजेपी है, बीजेपी में मैक्सिमम कांग्रेस के सारे लोग आए हैं, कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी बहुत नाराजगी, इसको आपको लगता है कि इलेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम है? देखिए, एक्सपेंडिंग पार्टी में कांग्रेस बीजेपी का विस्तार हो रहा है, कांग्रेस सुकड़ रही है और इसलिए ये जो पॉलिटिकल रिपोलराइजेशन इस देश में हो रहा है, ये हर राज्य की ये स्थिति है कि कांग्रेस की संख्या बहुत कम होती जा रही है और इसलिए ये कोई उत्तराखंड में हो रहा है, ये अपने आप में अस्वाभाविक नहीं है। नहीं, मैंने आपको बताया ना, पूरे देश की ये व्यवस्था है। जब कांग्रेस केवल 44 सीटों तक लोकसभा में रह गई तो इट इज श्रिंकिंग इन ऑल द स्टेट्स, हर राज्य में श्रिंक कर रही है। एक सियोरिटी ये दे दे, जेपी नड्डा जी ने बोला कि जो विधायक जीत करके आएगा उन्हीं विधायकों में से मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया उत्तराखंड में जो भी मुख्यमंत्री अगर गैर विधायक बनता है तो यहाँ पे अस्थिरता का माहौल पैदा होता है। तिवारी जी विधायक थे, मुख्यमंत्री बने, ये अंतिम वो थोड़ा। चलिए, आपके सुझाव को मद्देनजर रखेंगे। नहीं, ये आप स्पष्ट कर दीजिए ना सर, ये आप स्पष्ट कर दीजिए ना। आपने सुझाव दे दिया है, ये आप स्पष्ट कीजिए ना। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना। सभी लोग अच्छे गाँव में भोजन के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद आप सभी का। पीछे गाँव में भोजन के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। पार्ट है भाई मेरा।